अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कहाँ तक रुके थे? हम यहाँ तक रुके थे कि हमने 2 उधर प्लान्स पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के। एक था डायरेक्ट प्लान और एक था इनडायरेक्ट प्लान। इनडायरेक्ट प्लान के अंदर नॉर्मली हम ये देख रहे थे कि उस किस्म के लेटर्स आते हैं जिसके अंदर बैड न्यूज़ होती है या कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो रीडर के फ़ायदे में इतनी एज सच नहीं होती। तो हम आपके उस बैड न्यूज़ प्लान को देख रहे थे। उसमें एक जो चीज़ अक्सर लोगों को परेशान करती है, लोग सर उसको पूछ रहे होते हैं, वो ये है कि बफ़र कैसे देना है आपने, बफ़र है क्या? तो इस पे मैंने आपको बताया था कि बफ़र का मतलब ये होता है कि आपने जो है ये क्या कहते हैं, कोई ऐसी बात करनी है जो कि रीडर के फ़ायदे में नहीं है और जो ठीक नहीं समझी जा रही, लेकिन वो आपने करनी है। तो ज़ाहिर बात है, आप अपने कस्टमर को लूज़ भी नहीं करना चाहते, तो कोई ऐसा स्टार्ट लेंगे आप जिससे कोई उसको कुछ थोड़ा सा फेवरेबल लगे या उसको थोड़ा सा बेहतर महसूस हो या अच्छा लगे। ऑब्वियसली बैड न्यूज़ अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट देंगे, तो इससे आपका कस्टमर को बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है वो आपका सारा मैटर पढ़े भी ना, जिसके अंदर कोई ऐसी बात हो जो आपके भी फ़ायदे की हो सकती है। लिहाजा आपने उसको पहले बफ़र देना है और टैक्टफुली देना है, और देना क्या क्या है और कैसे देना है बफ़र, बफ़र होता क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 3-4 किस्म के हमने बफ़र्स यहाँ पे रखे हैं विद एग्जांपल्स कि हम बफ़र कैसे कैसे दे सकते हैं और क्या क्या दे सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन है क्या। सबसे पहले जो जनाब हम बफ़र दे सकते हैं, एग्रीमेंट। कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जिस पे आप एग्री होते हैं, आप एग्री कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, एग्रीमेंट तलाश करें कि आपका जो मैटर है उस पर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे आप एग्री कर पाते हैं, तो एग्रीमेंट। फाइंड अ पॉइंट ऑन विच यू एंड रीडर शेयर सिमिलर व्यूज़, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या हो सकता है, वी बोथ नो हाउ हार्ड इट इज़ टू मेक अ प्रॉफिट इन दिस इंडस्ट्री। अब एक ये बात है, लेट से आपका कोई मैसेज ऐसा है जिसमें आपने बताना चाह रहे हैं उसको कि प्रॉफिट ख़राब हो रहा है, तो आप ये इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप उससे एग्री हो जाएंगे, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है कि हमें पता है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ये आजकल हालात ऐसे हैं या वट जो भी आपका मैटर है, उसमें आप किसी बात पे उससे एग्री हो जाएं कि हमारे साथ भी सूरत हाल है, या उसने कोई बात की है तो आप उस पर एग्री कर जाएं कि हम जानते हैं कि क्या आजकल बैंक से लोन लेना बड़ा मुश्किल काम है, हमें भी नहीं मिला था, या ऐसे वैसे इस तरह से किसी बात पे आप उससे एग्री हो जाएं, तो ये इट कुड बी अ बफर। नेक्स्ट जो हो सकता है, एप्रिसिएशन हर एक को अच्छी लगती है, किसी को भी आप अप्रिशिएट करें उसको अच्छा ही लगता है कि जी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आप किसी चीज़ पे उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट नज़र आता है। तो जैसे कि एक्सप्रेस सिंसियर थैंक्स फॉर रिसीविंग समथिंग, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, योर चेक फॉर ₹25,000 अराइव यस्टरडे, थैंक यू। अब एक चेक मिला था आपको और आपने उसका थैंक्स बोला, ये उसका अप्रिसिएशन हो गया, उसको अप्रिशिएट कर दिया आपने। एक ऐसी बात आपको हुई थी कि कल उसका चेक मिला था, आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो अप्रिसिएशन दे सकते हैं। इस तरह से आप बफर एक छोटा सा दे सकते हैं। फिर कॉपरेशन क्या कॉपरेशन है, कॉपरेशन क्या उससे आप कर सकते हैं, कन्वे योर विलिंगनेस टू हेल्प इन अ वे यू रियलिस्टिकली कैन। अगर आप कोई ऐसी कॉपरेशन कर सकते हैं जो कि आप वाकई कर भी सकते हैं, तो आप ऐसी कॉपरेशन से अपना स्टार्ट लें। जैसे कि Employee service is here to smooth the way for all of you who work to achieve company goal। अब आपने बताया कि एम्प्लॉय सर्विस ये सबके लिए बराबर है और कंपनी के गोल्स को अचीव करना सब कर सकते हैं, सबके लिए पॉसिबल है। कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको मतलब उनको मीट करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना, ये हर एक के लिए पॉसिबल है। ये आपने बताया कि और आपके लिए ये सर्विस है। एम्प्लॉय को ये आप बेसिकली बता रहे हैं कि एम्प्लॉय की जो सर्विस है वो सबके लिए ही एक जैसी है, जैसे किसी और के लिए वैसे ही आपके लिए। तो आपने उसको कॉपरेट करने का कहा, कॉपरेशन आपने शो की, तो आप किसी भी लिहाज से उसके साथ कोई कॉपरेशन अपनी मेंशन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये चीज़, ये एरिया ऐसा है जिसके अंदर आप उसको कॉपरेट कर सकते हैं, तो कॉपरेशन दे के भी आप एक बफर दे सकते हैं। फेयरनेस, नेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक बफर है। Assure the reader that you are very closely examined, carefully consider the problem or mention an appropriate action that has already been taken, for example। अब आप उसको assure fairness, आप assure करवाएं उसको कि आपने उसके मामलात को अच्छी तरह देखा है और आपको ये लगता है कि जनाब ये जो उसकी बात है क्या कहते हैं बिल्कुल ठीक है और आप समझ पा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को, ये सारा मसला है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फेयरनेस के कैसे कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, बफर कैसे दे सकते हैं। For the past week, we have carefully monitored
those using the photocopying machine to see whether we can detect any pattern of use that might explain its frequent breakdown। अब आपने एक फोटोकॉपी सप्लाई किया था, वो फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन हो रहा है। अब आपने उसको बताया कि भाई हम जो आपने प्रॉब्लम हमें भेजी है हमारे नए फोटोकॉपी में, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको कि ये प्रॉब्लम किसी और जगह भी आ रही है, किसी और के साथ भी आ रही है या नहीं आ रही है, क्या मसला है। ठीक है जी। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बफर, कि आपने कोई भी ऐसी बात जो कि इनडायरेक्टली कहनी चाहिए, जैसे कि कोई बैड न्यूज़ है, जैसे कि रिफ्यूज़ल है, जैसे कि आपने उसको कोई, अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई अपने सबऑर्डिनेट को डांटना है या ऐसा कुछ करना है, तो आप डायरेक्ट अपनी बात स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप बफर देंगे ताकि आपका मैटर इतना बुरा ना लगे पढ़ने वाले को। या अगर आप एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है और अपने क्लाइंट को लिख रहे हैं, तो क्लाइंट को लूज़ करना नहीं चाह रहे और कोई भी नहीं चाहता और चाहना भी नहीं चाहिए, तो आप बफर से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका मैटर उसको इतना बुरा ना हो। तो दीज आर दी फ्यू बफर्स आउट ऑफ मेनी, के जिससे आपका मैटर थोड़ा सा यानी कि ऐसा हो जाएगा कि जिसको पढ़ने वाले को बुरा नहीं लगेगा। और ये यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट मैसेजेस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ लेटर्स पे कि कुछ लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन भी आता है एंड एज वेल ये लेटर लिखने के लिए भी आते हैं। मैंने आपको बताया कि लिखने के लिए जो लेटर आता है उस पर हम एक तफसील से पूरी उस पर चलाएँगे कि लेटर आपने लिखना कैसे है। खुद से लिखना है सबसे बेस्ट है, नहीं खुद से लिख पाते क्योंकि लेटर कभी भी रिपीट नहीं होते, लिहाजा आपने चंद लेटर को एग्जाम्पल बना के उन्हीं पैटर्न पे ऊपर आपने लिखना है। तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि लेटर्स, जैसे भी हमने सेल्स लेटर पढ़ा, सेल्स प्रमोशन लेटर पढ़ा, इसके अलावा मुख्तलिफ लेटर्स हैं जिनकी अभी बारी बारी हम बात करते हैं। उन लेटर के बारे में भी आता है कि वो लेटर होते क्या हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो जितना मैटर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, यही मैटर देना काफ़ी होगा। जैसे कि पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर ये है कि जी एक कंपनी किसी चीज़ के लिए ऑर्डर दे रही है, ठीक है ना, यानी कि आपने परचेज़ करना है, परचेज़ करने के लिए आप ऑर्डर अपना देना चाह रहे हैं। तो क्या हो सकता है ऑर्डर लेटर? ऑर्डर लेटर ये है कि जी एन ऑर्डर लेटर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सर्विसेज। ऑर्डर आर कंसिडर वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट। व्हाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर यू नीड टू क्या कहते हैं, आप अपनी रीडर्स को समझना, योर रीडर्स इंटरेस्ट, जस्ट स्टेट योर नीड क्लियरली एंड डायरेक्टली। ऑर्डर लेटर आपके लिए एक, आपने किसी के लिए ऑर्डर जारी किया है, तो ये ऑर्डर आप डायरेक्ट बोलेंगे उसको, क्योंकि जारी बात है इसमें आपको बफर शफर आगे पीछे करने की जरूरत नहीं। ये तो उसके फ़ायदे की बात है कि मुझे 20 स्प्लिट AC अपनी कंपनी के लिए चाहिए, तो ये तो किसी के लिए फ़ायदे की बात है। डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख देंगे आपको, तो पढ़ने वाला उसको ऐसे ही पढ़ेगा बाहर। तो ऑर्डर लेटर सिंपलेस्ट होता है, सबसे सादा होता है, स्ट्रेट बात करनी है आपने, डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान आपने फॉलो करना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है और उसको डायरेक्टली बता देना है। ठीक है जी। अच्छा, कैसे, फिर भी चंद चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे क्या क्या। बाज़ कंपनियां इसके लिए स्पेशल फॉर्म्स होते हैं कंपनियों के अंदर ऑर्डर लेटर लिखने के लिए, कि उनके ऑर्डर लेटर एक पैटर्न बना हुआ होता है, ऑर्डर लेटर के ऊपर जिसको लिख रही हैं उनका नाम, क्वांटिटी और बाकी डिटेल होती है। बाज़ कंपनियां स्पेशल फॉर्म्स यूज़ करती हैं, उनके बने बनाए फॉर्म्स होते हैं, उनको फिलअप करना होता है और किसी कंपनी को भी आपने भेजना होता है किसी भी ऑर्डर के लिए, राइट। कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। जो चीज़ आप मांग रहे हैं सारी बात तफसील से लिखें। ऑर्डर के अंदर बेशुमार टेक्निकलिटीज़, बेशुमार स्पेसिफिकेशन के उलटफेर हो सकते हैं, लिहाजा कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें जो भी आप मंगवाना चाह रहे हैं। गिव द इन्फॉर्मेशन इन क्लियर फॉर्मेट, साफ फॉर्मेट में लिखें। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े आपने फॉन्ट ऐसे नहीं रखने के जो बिल्कुल ही कैलिब्री टाइप के हों, ठीक है ना, ऐसा जो फॉन्ट शॉन्ट नहीं रखना आपने, साफ क्लियर फॉर्मेट में आपने बोलना है। गिव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, हर आइटम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दी, जैसे कि क्वांटिटी ऑर्डर्ड कितनी चाहिए आपको, साफ बताएं, मॉडल नंबर, कैटलॉग नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, साइज, कलर, पैटर्न, मटेरियल और एनी अदर डिटेल, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, ये सब बातें आपने क्लियरली बोलनी है। बाद में आपके ऑर्डर के बाद अगर चीज़ डिलीवर हो जाती है, फिर आप बोलते हैं नहीं हमने तो ब्लैक बोला था आया वाइट है, हमने तो ये वाला डिज़ाइन बोला था, ये वाला मॉडल बोला था, या हमने 4 मंगवाई थी और ये 6 आ गई हैं या 3 आ गई हैं,
ये बाद में बड़े मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑर्डर विद इन द सिटी भी आता है, आउटसाइड द सिटी भी आता है, आउटसाइड द कंट्री भी आता है, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती कि रिटर्न कर दें और फ़ौरन से चला जाए, वापस आ जाए, ये हो जाए। लिहाजा आपने केयरफुली कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ अपना ऑर्डर लेटर तैयार करना है। टेल हाउ यू विल पे फॉर द ऑर्डर। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पे कैसे करेंगे। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ तरीके फॉलो करती हैं, तो पे कैसे करेंगे ये आप क्लियरली बता दें। मे बी कि अगला बंदा चेक एक्सेप्ट ना करता हो, अगला बंदा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट ना करता हो, या वट एवर कैश ना लेता हो, बहुत सारी कैश एक्सेप्टेड नहीं है, वाउचर बनाएं या फला करें, तो कैसे पे करेंगे इस बात पे आप दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए, ख़रीदने वाले का भी जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, और ये सारा कुछ। टेल वेयर व्हेन एंड हाउ यू वांट द मर्चेंडाइज शिफ्ट। अब आप उसको साफ साफ बताएंगे कि मर्चेंडाइज़ यानी जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो आपको कहाँ पे चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है जी, कहाँ पे चाहिए, कराची पोर्ट पे चाहिए, कब चाहिए, 15 अप्रैल को चाहिए, कैसे चाहिए, कराची पोर्ट से क्लियर करवा कर हमें दें। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी। तो ये सब बातें आपने ऑर्डर लेटर में क्लियरली मेंशन करनी है, बाद में मसला ना हो कि हमें तो जी आपने हमें बोला था कि कराची पोर्ट में, ये तो आपने वहाँ ला के छोड़ दी है, ये तो दुबई से कैसे मंगवाएं हम, ये मसला हो गया हमारे लिए। उन्होंने कहना जी हमारा तो हमेशा ये होता है, हमारी कंपनी के तो टाइटल पे लिखा हुआ है कि जनाब हम जो है आपको दुबई में शिफ्ट करेंगे, दुबई से मंगवाना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस किस्म के मसले मसाइल बहुत होते हैं और इनके लिए भी केसेस होते हैं और फिर बड़ा लंबा चौका चक्कर हो जाता है। लिहाजा इन सब मसाइल से बचने के लिए ऑर्डर लेटर आप क्लियरली बताएं, जनाब हमें कब चाहिए, कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑर्डर लेटर। जब भी ऑर्डर लेटर लिखा जाएगा सिंपल लिखा जाएगा, सादा लिखा जाएगा। डिटेल बहुत सारी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट और डिपेंडिंग अपॉन दी कि किस तरह से आप मंगवा रहे हैं, कैसे मंगवा रहे हैं। लिहाजा जो भी डिटेल है वो क्लियरली मेंशन हो। अगर आप फॉर्म यूज़ करते हैं, कंपनी का वो स्पेशल फॉर्म है तो स्पेशल फॉर्म को यूज़ करें, उस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर लेटर। इम्तिहान में ऑर्डर लेटर के बारे में लिखने के लिए आएगा। इतना लिखना जो स्क्रीन पे है, इतना लिखना 5 नंबर का सवाल नॉर्मली आ सकता है और आता है, तो इतना लिखना दैट वुड बी एनफ, ये काफ़ी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्लेम और एडजस्टमेंट लेटर। क्लेम लेटर, आप क्लेम कर रहे हैं, चीज़ आपको डिलीवर हो गई, वो ख़राब निकल आई, चीज़ आपको डिलीवर हुई, आपने वापस की, आपको डिस्काउंट नहीं मिला, आप एडजस्टमेंट के लिए लेटर लिख रहे हैं। तो किसी किस्म का भी आप किसी कंपनी पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी को भी बैंक को या गवर्नमेंट को किसी किस्म का भी क्लेम या एडजस्टमेंट के लिए लेटर लिखते हैं, जो अक्सर लिखे जाते हैं, लिखने पड़ते हैं, उसके लिए आप लेटर कैसे लिखेंगे। व्हेन ए प्रोडक्ट और सर्विस डज नॉट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर आर डिसअपॉइंटेड एंड यूजुअली कंप्लेन। जब कस्टमर हमने ऑर्डर लेटर लिखा, उसके जवाब में हमें प्रोडक्ट मिल गया, राइट। अब प्रोडक्ट और या सर्विसेज, कोई भी सर्विस थी, जैसे कि हमने कंप्यूटर को ठीक करवाने के लिए आईटी कंपनी से मुआहदा किया था कि आईटी कंपनी हमारे पूरे दफ्तर के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको ठीक करेगी, तो ये एक सर्विस है। तो किसी किस्म की भी सर्विस या कोई प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाई फॉर वट एवर द रीज़न, अब कस्टमर इसको कंप्लेन करेगा, अपनी एडजस्टमेंट मांगेगा कि प्राइस ये बोले गए थे, हमें तो ये चीज़ नहीं मिली, लिहाजा इतने पैसे हमारे वापस करें या इसको नेक्स्ट शिपमेंट में एडजस्ट करें, वट एवर। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड क्लेम और एडजस्टमेंट लेटर। इसके लिए आप जो लेटर लिखेंगे उस कंपनी को, वो क्लेम और एडजस्टमेंट लेटर कहलाएगा। कैसे लिखा जाएगा ये लेटर? एन इनएक्यूरेट बिल। क्यों लिखा जाएगा? पहले तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनएक्यूरेट बिल गलत आया, 50,000 तय हुआ था, उसने 55,000 का बिल भेज दिया, इनवॉइस गलत आई या स्टेटमेंट गलत आई, जो भी चीज़, ठीक है ना। ए बिल फॉर मर्चेंडाइज ऑर्डर बट नेवर रिसीव्ड। बिल जो मिला है मर्चेंडाइज का वो मिली ही नहीं आपको, सामान आपको मिला ही नहीं, लेकिन उसका बिल मिल गया आपको। डिलीवर ऑफ अनऑर्डर्ड मर्चेंडाइज, जो चीज़ नहीं मांगी थी वो चीज़ मिल गई। हमने मैकबुक 13.3 मांगा था, मैकबुक 16 इंच वाली मैकबुक उन्होंने भेज दी, उसके भी उन्होंने 10 पीसेस भेज दिए। हमने ये ऑर्डर ही नहीं किया था, ये ऑर्डर ये आ गया, उनके स्टॉक में ये पड़ा हुआ था, उन्होंने बोला ये नहीं ये भेज दो, लेकिन वो तो हमारी ज़रूरत थी ही नहीं। डिलीवरी ऑफ इनकरेक्ट मर्चेंडाइज, वही बात है कि एक तो अनऑर्डर्ड मर्चेंडाइज आ गई या फिर गलत आ गई,
डिलीवरी ऑफ डैमेज और डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, ये बहुत ज़्यादा होता है कि डैमेज चीज़ मिली आपको, डिफेक्टिव चीज़ मिली आपको। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में ऐसा बहुत होता है, और किसी भी चीज़ में हो सकता है। इवन आप कपड़ा ही मंगवा रहे हैं बाहर से, वो डैमेज मिल रहा है, ख़राब है, फटा हुआ है, गला हुआ है, पानी गिरा हुआ है, उस पर ऑयल गिरा हुआ है, वो चीज़ ख़राब है। तो डिलीवरी ऑफ डैमेज और डिफेक्टिव मर्चेंडाइज के लिए के जवाब में आप क्लेम और एडजस्टमेंट लेटर अपना बनाएंगे। ये बहुत होता है कि चीज़ आपको ख़राब मिल रही है, ठीक नहीं मिल रही, तो डैमेज मिल रही है, डिफेक्टिव मिल रही है, उसको ये बताया आप उसकी आप एडजस्टमेंट करवाएंगे और उसके लिए आप क्लेम करेंगे। कैसे लिखा जाएगा जी क्लेम लेटर? कैसे लिखेंगे आप? डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है जी, डायरेक्टली स्टेटमेंट करेंगे आप, इधर उधर की बात करने की ज़रूरत नहीं, आप हक पर हैं, अपने आप को ठीक समझते हैं आप। राइट ए क्लेम लेटर एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। नंबर 1, जैसे ही प्रॉब्लम मिले इंतज़ार ना करें आप, प्रॉब्लम रेक्टिफाई करें, फ़ौरन क्लेम लेटर लिखें। जितना देर करेंगे प्रॉब्लम पुरानी होती जाएगी, बात ख़राब होती जाएगी। स्टेट द नीड फॉर रिप्लेसमेंट, आप क्या चाहते हैं? आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, रिफंड चाहते हैं, या इस प्रॉब्लम को ठीक करवाना चाहते हैं? ठीक है नहीं। मेंटेन एंड कॉन्फिडेंट, फैक्चुअल, फेयर, अनइमोशनल टून। कॉन्फिडेंट, आप दुरुस्त हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट लगें आप अपनी स्टेटमेंट में। फैक्चुअल, साफ सही बात करें, जो फैक्ट है। फेयर, साफ साफ बात करें। और अनइमोशनल टून, गुस्सा नहीं दिखाना। आप नाराज़ हैं, एक चीज़ मिली आपको 1.5 महीने बाद है, वो भी ख़राब मिली है, वो भी गलत मिली है, आप नाराज़, लेकिन आपने ये नहीं दिखाना ऑब्वियस, क्योंकि इन दी एंड आपने मार्केट में ही रहना है, इसी जगह रहना है, और आपने इससे बाद में भी काम करना है। लिहाजा आपने अनइमोशनल टोन दिखानी है, ठीक है ना, गुस्सा नहीं दिखाना, जो कि एक नेचुरल बात लगती भी है। जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, अब आप में इन सारी बातों की, ये जो आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। प्रेजेंट फैक्ट्स ऑनेस्टली बताना है। अगर वो उनके 10 में से 2 पीस ख़राब निकलें तो आप ये नहीं बोलेंगे सारे के सारे तो ख़राब ही निकल आए आपके, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऑनेस्टली, क्लियरली एंड पोलाइटली, और इन बातों को पोलाइटली कहना है आपने कि भाई चीज़ें तो हो ही जाती हैं ख़राब, जब शिपमेंट यहाँ से आती है तो ख़राब हो ही जाती है, इसमें कोई मसला नहीं, गर्मी पड़ रही है, ऐसा है वैसा है, पोलाइटली, ठीक है ना। एलिमिनेट थ्रेट्स नहीं दे रहे हैं जी, मैं आपको देख लूँगा, मार्केट में आपको वो कर दूँगा, मैं आपके ख़िलाफ़ केस कर दूँगा, ये वो सरकसम, अब तंज भी नहीं करना आपने, यार आपका तो हमेशा से रिकॉर्ड ऐसा है, आप तो दूसरी जगह भी ऐसे करते हैं, आपके तो, और ये बातें नहीं करनी। एग्रेशन, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, 2 गलतियाँ हैं तो 4 नहीं बतानी, ठीक है ना, और हॉस्टिलिटी शो करनी है, अच्छे से बात करना है आपको, ठीक है। स्पेसिफाई द प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना है। प्रोडक्ट फेल टू लिव अप टू एडवर्टाइज्ड स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज्ड स्टैंडर्ड था, जो उन्होंने कहा था, प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को मीट करने में फेल हुई है, ये बताना है। क्या हो सकता है स्टैंडर्ड? ये तो बहुत कुछ है ना, मैंने वही बताया कि हज़ारों लाखों किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स। हम किसी एक चीज़ को सामने रख लेते हैं, लैपटॉप है, आपने कहा था जी लैपटॉप आपका जो है, ये लैपटॉप मैकबुक है, और ये लैपटॉप जो है इसकी बैटरी 18 आवर्स चलती है, ये तो 12 आवर्स के अंदर ही बैटरी इसकी ख़त्म हो गई। ये जो लैपटॉप है इसके अंदर LPS का डिस्प्ले है, पता चला ये LPS का डिस्प्ले नहीं है, LCD डिस्प्ले है। तो जो भी आप समझते हैं कि एडवर्टाइज उन्होंने जो किया था और आपको वो प्रोडक्ट फेल हुई है, तो आप बताएंगे प्रोडक्ट फेल टू लिव अप टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो क्लेम था उसको करने में प्रोडक्ट नाकाम है। अब ये सारी बातें हैं जो कि ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये मेजर बातें हैं। प्रोडक्ट फेल शॉर्ट ऑफ कंपनीज पॉलिसी पे, प्रोडक्ट कंपनी की पॉलिसी को क्या कहते हैं मीट करने में नाकाम रही है। प्रोडक्ट वाज डिफेक्टिव, ख़राब है। कस्टमर सर्विस वाज नॉट अप टू द मार्क, और कस्टमर सर्विस जो है अप टू द मार्क नहीं है। सो स्पेसिफाई दी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये आपने क्लियरली बताना है, ठीक है जी। प्रेजेंट, अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है। ये सारी बातें जो मैंने बोली, थ्रेट्स वगैरह नहीं देने, आपने प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना है, प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, ये चंद मिसालें दी हुई हैं। प्रोडक्ट फेल टू लिव अप द एडवर्टाइज स्टैंडर्ड या रिप्रेजेंटेटिव क्लेम, ये सारी बातें क्लेम लेटर के अंदर की जा सकती हैं, और यही बातें होती हैं, सारी बातें। आप जब क्लेम करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, जब भी आप क्लेम करने जा रहे हैं। तो क्लेम लेटर के बारे में लिखने आएगा, व्हाट इज क्लेम लेटर, हाउ टू राइट ए क्लेम लेटर, तो आप इतनी बातें भी लिखेंगे, दैट वुड बी एनफ, ठीक है ना। एक आध लाइन इजाफा कर सकते हैं आप इन पॉइंट्स पे, तो दैट वुड बी एनफ, तब भी काफ़ी होगा, ठीक है। 4-5 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का
आता है लिखने के लिए, तो आप ये सब कुछ इसमें अंदर लिख सकते हैं। मेक नो एक्विजिशन अगेंस्ट एनी पर्सन और कंपनी अनलेस यू कैन बी अप विद फैक्ट। और कोई एक्विजिशन वगैरह आपने नहीं करनी है। यूज़ ए नॉन आर्गुमेंटेटिव टून टू शो योर कॉन्फिडेंस इन द रिप्रेजेंटेटिव फेयरनेस। नॉन आर्गुमेंटेटिव, बहस मुबाहिसे से आपने नहीं करना कि आपने वैसे कहा था वैसे कहा था। सीधा अपनी बात करें, साफ सुथरी बात करें, मुख्तसर सी बात करें, एंड दैट वुड बी एनफ। अगर ज़रूरी समझते हैं, रेफर द डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, कैंसिल चेक, कंफर्मेशन लेटर, ETC, बट मेल ओनली फोटो कॉपीज। हाँ, अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो ये साथ में रेफरेंस के तौर पे उनकी इनवॉइसेस, उनके कैंसिल चेक या उनकी कोई कंफर्मेशन लेटर या उन्होंने जो कहा था आपको, जो उन्होंने ब्रोशर वगैरह आपको भेजे थे, उनको आप साथ लगा के कहें आपने ये कहा था और आया ये है, आपने ये कहा था और आया ये, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है। जो ओरिजिनल है वो रखना है आपने। अगर वो नहीं मानता है तो फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो वहाँ पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी आप अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसकी फ़ोटो कॉपी लगाएंगे आप। ठीक हो गया। आस्क द रीडर टू प्रपोज फेयर एडजस्टमेंट इफ अप्रोप्रिएट। रीडर उससे बोलेंगे भाई फेयर एडजस्टमेंट ये बनती है और आप इसको इस तरह कर सकते हैं, उसको वे भी बता दें कि भाई वो अपने हमारे क्लेम को इस तरह सही कर सकता है। और अगर ऐसा लगता है, क्लियरली स्टेट व्हाट यू एक्सपेक्ट एज ए फेयर सेटलमेंट। क्या समझते हैं आप, क्या लगता है, क्या करें फिर वो, ये चीज़ ऐसी होगी तो क्या, सच एज क्रेडिट अगेंस्ट द नेक्स्ट ऑर्डर यू प्लेस, जैसे कि ये जो चीज़ आ गई है तो ख़राब निकल आई, नेक्स्ट में इस पैसों को एडजस्ट कर लें। फुल और पार्शियल रिफंड, आपको लगता है कि उसको पूरी पेमेंट वापस कर देनी चाहिए तो आप ऐसा बोलें, या आपको लगता नहीं भाई चीज़ ऐसी निकली, चलो आधे पैसे भी दे दे, 50% भी दे दे, 80% भी दे दे, चलेगा, ऐसा लगता है आपको, ये बोलें आप। परचेज़ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो क्या कहते हैं परचेज़ प्राइस है प्रोडक्ट की, उसके आधे या पूरे पैसे जो भी आप समझते हैं। रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ द डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, अगर आप समझते हैं कि रिप्लेस करें या रिपेयर करें मर्चेंडाइज की जो आप क्लेम कर रहे हैं। ए परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज एज ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड, और आप समझते हैं कि जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा सर्विस का, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप समझते हैं कि ये क्लेम किस तरह का है आपका, वो डिपेंड करता है इन सारी बातों के लिए कि फिर आप चाहते क्या हैं उससे, या आपने तो क्लेम कर दिया, अब आप उससे क्या चाहते हैं, पैसे दे, सर्विस दे, चीज़ें कैंसिल करे, आपके पैसे वापस करे, क्या करे। डो नॉट रिटर्न द डिफेक्टिव मटेरियल अंटिल यू हैव बीन आस्क्ड टू डू सो। ख़राब चीज़ आप अपने पास ही रखेंगे जब तक ये मेटल सेट ना हो जाए, क्योंकि ख़राब चीज़ वापस कर दिया आपने तो आपके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये मैटर लंबा चल सकता है, हो सकता है वो आपकी बात को ना माने, आपको फिर कोर्ट जाना पड़े, फिर आपको केस करना पड़े। तो लिहाजा डिफेक्टिव मर्चेंडाइज को अपने पास रखें जब तक कि वो मांगे ना आपसे कि दे दो, हम आपको नया दे रहे हैं, उसका भी आपको सबूत रखेंगे अपने पास। ठीक है जी। कर्टियस क्लोज विद रिस्पेक्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, आखिर में कर्टियस क्लोज करना है। समराइज डिजायर्ड एक्शन ब्रीफली। सिंप्लीफाई कंप्लायंस विद योर रिक्वेस्ट बाय इंक्लूडिंग योर एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। आप अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने नंबर ये सब कुछ सही से बताएंगे उसको, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर ले या जो भी आप चाहते हैं वो आपको कर ले। नोट हाउ कंप्लाइंग विद योर रिक्वेस्ट विल बेनिफिट द रीडर। आप उसको बताएंगे कि ये सब कुछ करने से आपको क्या मिलेगा। आपका कोई नेक्स्ट ऑर्डर आ रहा हो या कोई और बात हो तो आप उसको बताएं, ताकि उसको लगे हाँ भाई 10 लैपटॉप हैं, मैं वापस ले लेता हूँ उससे, तो नेक्स्ट भी तो अगला भी तो कंसाइनमेंट आएंगे कि नई ब्रांच खुल रही है, वहाँ भी 50 लैपटॉप चाहिए, तो ये भी हमसे करेंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं आप, तो आप बताएं उसको। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल दैट हाउ द राइटर कन्वे हिज मैसेज ऑफ इनकन्वीनियंस इन काम मैनर। आप ये भी बता सकते हैं कि भाई और भी लोगों ने आपके मुतालिक जो है ना ऐसी कन्वीनियंस शो की, काम मैनर में बताना, आराम से बताना। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लेम लेटर और ऑर्डर लेटर। क्लेम लेटर और ऑर्डर लेटर के बारे में जब भी लिखने के लिए आएगा तो आप ये सारे पॉइंट्स या इनमें से कुछ पॉइंट्स, ये बहुत बड़ा हो गया वैसे तो क्लेम लेटर, लेकिन अगर आप ये सारे इसमें से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, और इनमें से कुछ मुख्तसर कर सकते हैं तो वो भी इतना भी चलेगा। इतने लंबे चौड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से इन्हीं स्लाइड में से सीधा पॉइंट नोट करें, और एक पेज का या आधे पेज का या पौने पेज का आप एक नोट्स बना लें, दैट वुड बी एनफ। ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम लेटर्स की एग्जांपल्स पे बात करेंगे कि लेटर किस तरह से आप लिखेंगे, कैसे। पहले हम लेटर के पैटर्न पे बात करेंगे जो लिखने के लिए आता है, कि लेटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, कहाँ पे सैल्यूटेशन है, कहाँ पे बॉडी है। लेटर की जो हायरार्की है, उसका जो फॉर्मेट है, वो भी एग्जाम में 10 नंबर का आता है, तो पहले हम उस पर बात करेंगे। एंड देन सेल्स और सेल्स प्रमोशन लेटर पे हम बात करेंगे कि आप सेल्स और सेल्स प्रमोशन लेटर कैसे लिखेंगे।
हमने इनके बारे में तो पहले पढ़ लिया, अब ये इसको लिखेंगे कैसे, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।